नमस्कार दोस्तों, BSc-PCL बिहार में टेक्नीशियन पदों के लिए जो बम्पर भर्ती आई थी उसी के लिए हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन करा रहे हैं। जो हम सॉल्यूशन करा रहे हैं 4/11/2018 में जो एग्जाम हुआ था उसी का बैच 2 शिफ्ट मतलब सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसी का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है 85 नंबर से आगे है, पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 4/11 जो बैच 2 था शिफ्ट वाला उसका हमको सॉल्यूशन करा दिए। तो आइए 85 क्वेश्चन में की तरफ चलते हैं। जो आज का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन कि किसी बेडरूम में कितने सॉकेट लगा सकते हैं। देखिए जो बेडरूम होता है ना, तो बेडरूम में पावर सर्किट एक ही हो सकता है। अब पावर सर्किट कितना हजार वाट का होता है? 3000 वाट और 2 पॉइंट हो सकते हैं और उसमें एक सॉकेट लगा होता है। तो पावर अब बेडरूम में एक ही पावर सब सर्किट लग सकता है। तो पावर सर्किट एक लग सकता है और पावर सर्किट एक लगने के लिए उसमें पॉइंट भी एक होती है ना, तो कितना होता है? देखिए एक पावर सर्किट देख कहां है, 16 एम्पियर का जो होता है एक पावर सर्किट में आता है। तो एक नग दिया है ना, मतलब एक सॉकेट, 16 एम्पियर का एक सॉकेट और 6 एम्पियर का 3 सॉकेट, तो 6 एम्पियर ये लाइट फैन सब सर्किट। तो लाइट फैन सब सर्किट तो 10 पॉइंट हो सकता है, तो इससे दिक्कत नहीं है। तो 3 सॉकेट 6 एम्पियर यानी 6 एम्पियर कितना? देखिए हम एक बात बता दें आपको कि 800 वाट के लिए 10 पॉइंट आता है। आप 10 पॉइंट ले सकते हैं। इसको कहते हैं लाइट फैन सब सर्किट, लाइट फैन सब सर्किट। एक आता है 3000 वाट, इसमें 2 पॉइंट आप बना सकते हैं, 2 पॉइंट आप बना सकते हैं। तो 2 पॉइंट बना सकते हैं, इसको कहते हैं हम लोग पावर सब सर्किट। तो पावर सर्किट इसको कहते हैं 3000 वाट 2 पॉइंट को। इसमें जो एम्पियर का प्रयोग होता है 16 एम्पियर का प्रयोग किया जाता है सॉकेट का। इसमें जिस सॉकेट का प्रयोग किया जाता है 6 एम्पियर सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। तो 6 एम्पियर 3 पॉइंट आराम से बना सकते हैं, लेकिन पावर सब सर्किट आप एक ही बना सकते हैं। तो 16 एम्पियर का एक सॉकेट आप इस्तेमाल करेंगे, 2 पॉइंट हो सकता है, लेकिन सॉकेट कितना? एक। तो इसलिए सी ऑप्शन इज राइट आंसर, इसका सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक इंडक्शन मोटर ड्राइव के लिए परिवर्ती वोल्टेज परिवर्ती आवृत्ति मतलब वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की आपूर्ति के लिए रेक्टिफिकेशन अनियंत्रित है, अनकंट्रोल्ड है। ठीक है, जब वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी अनकंट्रोल्ड हो तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी निम्न में से किससे नियंत्रित किए जा सकते हैं? तो इसके लिए एकदम आपको याद एकदम फिक्स परिभाषा एक कुछ दिया है कि जब वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी अनकंट्रोल्ड हो तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के हम लोग पल्स विथ मॉड्यूलेशन इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। तो बी ऑप्शन इज राइट। एकदम याद कर लीजिए इसको, एकदम सेम क्वेश्चन या कई बार पूछता है कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जब वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी अनकंट्रोल्ड कंडीशन में हो। तो जब वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी अनकंट्रोल्ड कंडीशन में हो तो हम लोग पल्स विथ मॉड्यूलेशन इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं, पल्स विथ मॉड्यूलेशन इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का उपयोग करने से उपकरण को निम्नलिखित में से कौन सा लाभ होगा? भैया क्या लाभ होगा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जाए? तो देखिए ना, एक फॉर्मूला आता है ना कि NS बराबर 120 F बटा में P। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी से स्पीड हम लोग आसानी से कंट्रोल कर लेंगे, तो मेंटेनेंस कास्ट होगी वो अभी हम लोग को क्या होगा? कम होगा, रख रखाव खर्चा कम आएगा। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का उपयोग करने से क्या लाभ होगा? तो मोटर में कंपन में वृद्धि होगी, तो ये तो नहीं होगा। बेल्ट गियर और पुली टूट फूट में वृद्धि होगी, तो नहीं। स्पीड वेरिएबल करेंगे, अपनी आवश्यकता अनुसार चलाएंगे तो इसमें कमी और वृद्धि थोड़ी आएगी। उपकरण का जीवन काल में कमी आएगा, तो जीवन काल में कमी थोड़े आएगा, रख रखाव की लागत में कमी आएगा, ये सही है। अपने अनुसार हम लोग वोल्टेज को कम बेसी कर लेंगे तो रख रखाव में क्या आएगा? रख रखाव में कमी आएगा। तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन इज राइट आंसर, सही ऑप्शन है डी ऑप्शन। सवाल आप पढ़ेंगे आराम से तो क्वेश्चन बन जाएगा। बस पेपर में आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, क्वेश्चन एकदम आराम से बनेगा। हाँ, सावधानी से आप पढ़िए क्वेश्चन को सबसे पहले। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत ड्राइव के 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन में निम्न में से किस क्वाड्रेंट में रिवर्स मोटरिंग ऑपरेशन होता है? देखिए रिवर्स मोटरिंग ऑपरेशन पूछा है। देखिए 4 क्वाड्रेंट आता है मोटरिंग में, जो विद्युत मोटर होता है ना उसके लिए 4 क्वाड्रेंट आता है। एक तो आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश। तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट और यहाँ सेकेंड, यहाँ थर्ड और यहाँ फोर्थ। तो देखिए मोटरिंग का कार्य पहला और तीसरा करता है, इसमें भी मोटरिंग करेगा, इसमें भी मोटरिंग का कार्य होगा और इसमें भी तीसरा में भी मोटरिंग का कार्य होगा। इसमें सेकेंड और फोर्थ में जनरेटिंग का काम होता है, जनरेटिंग में काम करेगा, चाहे जनरेटर की बात है, जनरेटर
4 क्वाड्रेंट होता है तो जनरेटर की बात है। हाँ, लेकिन ध्यान दीजिए ये दोनों फर्स्ट और सेकंड फॉरवर्ड बायस में आता है, माने फॉरवर्ड में होता है, फॉरवर्ड बायस में, ये भी फॉरवर्ड बायस में होता है, फॉरवर्ड बायस में। तो फॉरवर्ड में ये भी और फॉरवर्ड में ये भी, जबकि ये होता है रिवर्स में, ये होता है रिवर्स में और ये भी होता है रिवर्स में। सवाल क्या पूछा है ध्यान से पढ़िए, हम अभी बोले ना कि सवाल को आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन बन जाएगा। सवाल क्या है, 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन में होते हैं विद्युत जो मोटर, अच्छा विद्युत ड्राइव मोटर के लिए किया जाता है, मोटर की गति को कंट्रोल करने के लिए। तो मोटर की गति को कंट्रोल करने के लिए विद्युत ड्राइव 4 क्वाड्रेंट में ऑपरेशन होते हैं, जो कि हम बता दिए कि 4 क्वाड्रेंट में ऑपरेशन होते हैं। ये फॉरवर्ड मोटरिंग, रिवर्स मोटरिंग, और ये फॉरवर्ड जनरेटिंग और ये रिवर्स जनरेटिंग। और पूछा क्या है, निम्न में से किस क्वाड्रेंट में रिवर्स मोटरिंग ऑपरेशन होगा? तो रिवर्स मोटरिंग 3rd क्वाड्रेंट में, तो 3rd क्वाड्रेंट, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि थर्मल पावर प्लांट में टरबाइन की स्थिति मतलब पोजीशन क्या है? जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना, तो थर्मल पावर प्लांट में टरबाइन कहाँ लगा रहता है? देखिए हम एक इमेज बता देते हैं आपको, यही है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में ये है टरबाइन। तो टरबाइन कहाँ लगा रहता है? जहां से बिजली बनाई जाती है, यहाँ से बिजली जा रही है, इसको अल्टरनेटर कहते हैं। तो अल्टरनेटर, और ये क्या है, बॉयलर से सुपर हीटर में गई जाती है और यहाँ से सीधा टरबाइन पर जाता है, और टरबाइन से अल्टरनेटर से बिजली बनाई जाती है। टरबाइन क्या होता है, रोटेट करता है, अल्टरनेटर को रोटेट कराता है और बिजली बनाई जाती है। तो टरबाइन कहाँ लगा रहता है? अल्टरनेटर और बॉयलर के बीच में लगा रहता है। तो विकल्प में देख लेते हैं क्या दिया है कि टरबाइन कहाँ लगा रहता है, तो जनरेटर के तुरंत बाद, तो जनरेटर के बाद थोड़े टरबाइन लगता है। आगे दिया बॉयलर और जनरेटर के बीच में, तो यही सही है, बॉयलर और जनरेटर के बीच में टरबाइन लगता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाँ इसमें देख लीजिए यही है टरबाइन। इसके बारे में हम किसी एक वीडियो में एक्सप्लेनेशन किए हैं, तो आप प्लेलिस्ट हम बना दें, आप प्लेलिस्ट में जाकर और सारा प्रीवियस ईयर का जितना एग्जाम अब तक हुआ है हम सब कराएंगे आपके लिए, और इंपोर्टेंट टॉपिक के लिए थ्योरी भी पढ़ाएंगे जो कि सभी एग्जामों में काम करेगा, और इंपोर्टेंट टॉपिक केवल जो रहेगा उसी का हम ऑपरेशन करने वाले हैं। अभी आज एक वीडियो हम ट्रांसफार्मर पर शूट भी किए हैं। तो आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत संयंत्र के अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिकली जो होता है लागत से रिलेटेड, वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि विधि किस अन्य नाम से जानी जाती है? अच्छा, जो बिजली होती है ना, बिजली से जो किराया लिया जाता है, बिजली बिल, जैसे हम लोग बिजली बिल भी देते हैं, तो कई प्रकार से बिजली बिल होता है। जो ग्रामीण लोग होते हैं उनके लिए दूसरा कुछ नियम कानून है बिजली बिल लेने का, जो औद्योगिक जो कंपनियां हैं उनके लिए बिजली बिल का कुछ दूसरा रेट है। तो उन रेटों का एक नाम दिया गया है जिनको हम लोग फ्लैट भी कहते हैं। तो पहले तो दिया है कि विद्युत संयंत्र के अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स से यहाँ रिलेट है, प्रयुक्त वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि विधि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो हम लोग कहते हैं सिंकिंग फंड मेथड विधि से जानते हैं। ध्यान दीजिए क्या कहेगा तो वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि विधि कहेगा। वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि विधि बिजली में किस नाम से जाना जाता है? तो सिंकिंग फंड मेथड विधि से, सिंकिंग फंड मेथड विधि। अच्छा, कितना विधि है? तो 3 विधि है। एक ये वाला विधि है, एक तो ये विधि है डायमेंसिंग वैल्यू, एक ये वाला है सिंकिंग फंड मेथड, और एक स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड ही घरेलू लोगों से लिया जाता है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड जो कि सिंपली ले लिया जाता है, और चक्रवृद्धि ब्याज के थ्रू जो होता है सिंकिंग फंड मेथड, जो कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर इस क्वेश्चन का। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ना, चक्रवृद्धि क्या दिया है कि वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि विधि, तो सी ऑप्शन सिंकिंग फंड मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत उत्पादन संयंत्र में बिजली हमेशा किस पर उत्पन्न होती है? तो जो बिजली उत्पन्न की जाती है ना, वो किस पर उत्पन्न की जाती है? तो फिक्स फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट वोल्टेज, यही सही है, सी ऑप्शन। जो बिजली बनाई जाती है, हम अभी ट्रांसफार्मर, जब आपको हम पढ़ाए थे, एक वीडियो बनाया ट्रांसफार्मर पर, अभी कुछ दिनों में रिलीज होगा, उसमें हम बताए भी हैं कि जो ट्रांसफार्मर से बिजली बनाई जाती है वो फिक्स जो फ्रीक्वेंसी होती है फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होता है। 50 हर्ट्ज इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज फिक्स की जाती है, और बिजली जो जनरेट की जाती है वो 11 केवी में, बहुत ज्यादा केवी में जनरेट नहीं की जाती है, क्योंकि इंसुलेशन खतरा हो जाएगी ना, जहां से जनरेशन पर जितना इक्विपमेंट लगे रहते हैं खतरा हो सकती है, तो इसलिए 11 केवी पर जनरेट की जाती है और 50 हर्ट्ज पर फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी में थोड़ा बहुत 3% कम बेसी हो सकता है, और बिजली को जब भेजी जाती है तो 765 केवी में ट्रांसमिट की जाती है, क्योंकि उच्च वोल्टेज में बिजली भेजने से लॉसेस कम होता है। तो भेजा जाता है, जब ट्रांसफर किया जाता है तो भी 765 केवी में, लेकिन जब बनाई जाती है तो फिक्स है, तो फिक्स कांस्टेंट वोल्टेज और फिक्स फ्रीक्वेंसी पर बिजली हमारे यहाँ बनाई जाती है। आगे क्या है कि दिए गए विकल्पों में जल विद्युत उत्पादन प्रणाली के संबंध में सही विकल्प कौन सा है? पहला दिया है सर्ज टैंक का मुख्य कार्य
पेन स्टोक से पानी के वाटर हैमरिंग को कम करना, सही बोला है। जो रिजर्वायर होता है, रिजर्वायर और जो हमारे पास क्या बना होता है, एक डैम भी बना होता है, तो डैम से पेन स्टोक पाइप लगा रहता है, ऑल्टरनेटर पर जाकर गिरता है, तो जो पाइप होता है पेन स्टोक पाइप, तो क्या करता है, वाटर हैमर की सुरक्षा को प्रोवाइड कराता है। टरबाइन पर पानी को ले जाने का काम करता है पेन स्टोक पाइप। तो पूछा क्या है कि सर्ज टैंक, अच्छा इसी में एक सर्ज टैंक भी लगा रहता है, इसमें क्या लगा रहता है, सर्ज टैंक, जो कि पानी के प्रेशर को कंट्रोल करता है, सर्ज टैंक। तो सर्ज टैंक का मुख्य कार्य पेनस्टोक पानी में वाटर हैमरिंग को कम करना, ये सही है। आगे पेनस्टोक प्रवेश क्रिया से और फोरवे से टरबाइन तक पानी ले जाने की एक नली प्रणाली है, तो ये भी सही है। हम तो अभी बताए कि रिजर्वायर से टरबाइन तक पानी को ले जाने वाला जो इक्विपमेंट होता है, जो यंत्र होता है, उसको हम लोग पेनस्टोक पाइप कहते हैं, और उसी में एक सर्ज टैंक लगा रहता है। और सर्ज टैंक उस पेनस्टोक पाइप में प्रेशर को कंट्रोल करता है, पानी सर्ज टैंक में कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, तो सर्ज टैंक लगा रहता है और पेनस्टोक पानी से पानी जाता है, तो दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा संयंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है इसमें बताना है। तो देखिए, भाप द्वारा संचालित ऊर्जा संयंत्रों की चल लागत परमाणु ऊर्जा संयंत्र से बहुत कम है, तो ये गलत है, परमाणु का ज्यादा होता है। आगे दिया है, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो लागत होती है वो ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भाप द्वारा संचालित ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन परिवहन के लिए कोई लागत की जरूरत नहीं होती है, तो कोई लागत की जरूरत नहीं होती है, ये भी गलत है। भाप द्वारा संचालित ऊर्जा संयंत्र में ईंधन परिवहन के लिए कोई लागत की जरूरत नहीं होती है भैया, ईंधन के लिए कोयला लगता है, तो ये गलत दिया है। आगे, परमाणु ऊर्जा संयंत्र हमेशा आबादी वाले क्षेत्रों में स्थिर होते हैं, तो आबादी वाले शहर में थोड़े बनाई जाती है, तो जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं ये आबादी वाले में नहीं बनाई जाती है। अब एक ही बच के तो सही होगा, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की रख रखाव लागत डीजल ऊर्जा संयंत्रों से ज्यादा है, तो ये तो सही है। जो थर्मल पावर प्लांट है उनकी लागत क्या है, डीजल से ज्यादा है, क्योंकि बेहद कुशल कार्मिकों की जरूरत होती है। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि श्रमिकों की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो थर्मल पावर प्लांट ज्यादा एरिया भी लेता है और इसमें नंबर ऑफ पर्सन की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत ज्यादा लोग होते हैं, तो ये सही है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से प्लांट की उत्पादन मतलब जनरेशन की अवधि अधिक होती है, तो हाइड्रो पावर प्लांट एक ऐसा पावर प्लांट है जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, बेस लोड पर कार्य भी कराई जाती है। इसको बेस लोड मतलब जो 24 घंटा कार्य करे, जो हमेशा सालों भर काम करे, उसको बेस लोड कहते हैं। तो बेस लोड पर हाइड्रो पावर प्लांट काम ही करता है, इसकी एफिशिएंसी 85% तक होती है। इसका जो जीवन काल होता है यह भी सभी प्लांटों से ज्यादा होता है इसका जीवन काल। तो हाइड्रो पावर प्लांट, लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट यही सही है। दिया है ना, निम्नलिखित में से किस प्लांट की जनरेशन अवधि अधिक होती है, तो इसी का हाइड्रो पावर प्लांट की जो एफिशिएंसी होगी और जो टाइमिंग होती है सबसे ज्यादा होती है, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि उच्च वोल्टेज के ट्रांसमिशन में निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो उच्च वोल्टेज मतलब 33 केवी से ऊपर के लिए सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है, तो पहला ही ऑप्शन दिया है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। अब जो ग्लास इंसुलेटर होता है, चाहे पिन टाइप ज्यादा पूछता है, तो पिन टाइप जो होता है ना 33 केवी तक प्रयोग किया जाता है, पिन टाइप का 33 केवी तक प्रयोग किया जाता है, जबकि सस्पेंशन टाइप 33 केवी से एबव के लिए प्रयोग किया जाता है। और आगे स्ट्रेन टाइप, तो इसका तो जहां मोड़ उड़ाता है, नदी तालाब क्रॉसिंग जहां आती है वहां स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है, तो स्ट्रेन टाइप नहीं, यहाँ पर सस्पेंशन टाइप होगा जो कि 33 के भी ऊपर सभी जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है, तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। अगला क्वेश्चन क्या है कि ओवरहेड कंडक्टर, अच्छा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर कैसे बना होता है अगर देखा जाए तो यही जो आप इंसुलेटर देखे होंगे ना, जो वर्टिकली जो होते हैं यही है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, जो वर्टिकली लगे रहते हैं और इसी से हमारा क्या होता है, कंडक्टर जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ओवरहेड कंडक्टर के कारण पोल को खिंचाव से बचाने के लिए विपरीत दिशा में किया जाने वाला वायर को क्या कहते हैं, तो हम लोग स्टे वायर कहते हैं जी। जैसे इसका प्रयोग कहाँ होता है, जब जो डिस्ट्रीब्यूशन जो पोल लगी रहती है ना, बिजली जो वायर जाती है जिस पोल की सहायता से गाँवों में, तो जहां पर मोड़ आता है, तो एक मान लीजिए यहाँ पर हमारा पोल लगा है, अब इधर क्रॉसिंग ले जाना है, तो यहाँ पर एक तिरछा में भी आकृति में जो वर्टिकली 45 अंश होना चाहिए, जबकि 30 अंश के एंगल पर भी एक वायर धरती में क्या कर दी जाती है, ग्राउंडिंग की जाती है पोल को बचाने के लिए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टे वायर कहते हैं। इसमें भी एक टाइप का इंसुलेटर भी लगाई जाती है, तो स्टे वायर यही होता है। और उधर से हमारा 3 फेज सप्लाई जाती है, तो मोड़ पर जाए क्रॉसिंग व्रासिंग जहां होता है, चाहे घुमावदार होता है, तो इस पोल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए गिरे ना, तो स्टे वायर का प्रयोग किया जाता है। तो स्टे वायर अब पूछा भी है कि पोल को खिंचाव से बचाने के लिए विपरीत दिशा में लगाए जाने वाले वायर को क्या कहते हैं, तो स्टे वायर, डी ऑप्शन इज राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन क्या है कि फीडर में वोल्टेज ड्रॉप किससे मुक्त होता है। तो देखिए वोल्टेज ड्रॉप तो आर रेजिस्टेंस पर, रेजिस्टेंस आर बराबर रो यल बटा में, तो लंबाई, एरिया, रेजिस्टिविटी और आर पर वोल्टेज ड्रॉप निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि V बराबर आई आर होता है। तो प्रतिरोध पर निर्भर करेगा, लेंथ पर भी निर्भर कर रहा है, रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप निर्भर करेगा ही। और ग्राउंडिंग, टाइप ऑफ ग्राउंडिंग पर निर्भर नहीं करता है, तो इसका यही सही होगा कि किससे मुक्त है, तो टाइप ऑफ ग्राउंडिंग से मुक्त है, क्योंकि लेंथ, एरिया, रेजिस्टेंस पर तो निर्भर करेगा। ये एरिया दिया है तो सब पर निर्भर करेगा। टाइप्स ऑफ ग्राउंडिंग से मुक्त है, तो वही पूछा है कि वोल्टेज ड्रॉप किससे मुक्त है, तो टाइप ऑफ ग्राउंडिंग से मुक्त। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि सिंगल कोर केबल के परावैद्युत में अधिकतम और न्यूनतम प्रतिबल 50 केवी प्रति सेमी और 10 केवी प्रति सेमी, आरएमएस मान में ही होता भी है, तो कंडक्टर का व्यास 2.5 सेमी है, तो इंसुलेशन की मोटाई बताइए। देखिए जो कंडक्टर होता है तो मेन यही हमारा कोर होता है, मेन चालक तार जो होता है ना कोर, यही मेन वायर है, लेकिन इस पर इंसुलेशन की गई होती है, तो यही इंसुलेशन की मोटाई पूछा है। तो क्या करेंगे हम कि टोटल रेडियस, जो पूरा इंसुलेशन तक रेडियस है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं D/2, चाहे यहां से और यहां तक, यहां से यहां तक, इसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। अब बस कंडक्टर का जो व्यास होगा इसको स्मॉल d से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल d से कंडक्टर का जो व्यास होगा। और इसमें एक संबंध आती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में कि G मैक्सिमम बटा में G मिनिमम बराबर पूरा एकदम बड़ा वाला व्यास बटा में इस छोटा वाला व्यास। छोटा वाला व्यास को हम लोग तो स्मॉल d से डिनोट करते हैं ना, तो छोटा वाला व्यास बटा में छोटा वाला व्यास। छोटा वाला व्यास मतलब कोर का व्यास। अच्छा आगे देख लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो आगे क्या आ जाएगा कि इसका मान ही भर देते हैं, दिया है ना कि अधिकतम और न्यूनतम प्रतिबल 50 और 10 का मान भर देते हैं। अधिकतम दिया है 50 और न्यूनतम दिया है 10। अच्छा और भी दिया है, यदि कंडक्टर का व्यास 2.5 सेमी है तो इंसुलेशन की मोटाई बताइए। कंडक्टर का व्यास मतलब यही ना कंडक्टर है, कोर चाहे कंडक्टर का व्यास 2.5 सेमी, यानी इसका मान दिया है 2.5 सेमी। तो D पूरा बड़ा का व्यास निकालना है, यह दिया है 2.5 सेमी। यहां से ये 0 से 0 कट जाएगा और इसमें हम गुणा कर देंगे, तो 25 5 125 और एक अंक 10, तो D का मान कितना आ जाएगा? 125 होता है ना, तो 12.5 आ जाएगा। 25 5 125 और एक अंक पर ये दशमलव लगा देंगे, तो 12.5 सेमी में था तो सेमी में आएगा। अब 12.5 सेमी और टोटल आया है, और ये भी पता है ना, तो देखिए इसका रेडियस टोटल व्यास का आधा कर देंगे तो इसका रेडियस और कोर का रेडियस, जो कोर का भी व्यास पता है तो कोर का भी, तो ये जो कोर कंडक्टर है इसका व्यास का आधा रेडियस मिल जाएगा और पूरा D का आधा ये मिल जाएगा, तो यही ना इंसुलेशन मिल जाएगा। इंसुलेशन आपको ज्ञात करना है, तो इंसुलेशन की मोटाई लिख देते हैं। इंसुलेशन की मोटाई बराबर, यहां देखिए इंसुलेशन की मोटाई, इंसुलेशन की मोटाई बराबर टोटल व्यास D का आधा, मतलब रेडियस आ गया ना, टोटल व्यास का आधा कर देते हैं, रेडियस आ गया, इसमें से घटाना है और टोटल कोर के, जो टोटल कोर कंडक्टर है इसका व्यास का आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो स्मॉल d के बटा में 2। अब जो घटा दिए अंतर, इसके रेडियस में से इसका रेडियस घटा दिए तो यही इंसुलेशन का मोटाई बच जाएगा। तो हम हल कर देते हैं आगे। देखिए हम आगे हल कर देंगे तो क्या आएगा, आगे हल करेंगे तो मान भर, दोनों का मान तो पता ही है, मान भरिए। मान क्या है D अभी आया ना 12.5, तो 12.5 अब माइनस 12.5, दोनों का बटा में 2 है तो इसलिए हम बटा 2 ले रहे हैं, और स्मॉल d का मान दिया ही था क्वेश्चन में 2.5 दिया था, 2.5। देखिए 12.5 में से 2.5 घटाएंगे तो 10, और 10 के बटा में 2 ऊपर आएगा 10 बटा में 2 यानी 5 सेमी आएगा। तो 5 सेमी इंसुलेशन की मोटाई, C ऑप्शन 5 सेमी। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है, बस एक फार्मूला ध्यान दीजिए बन जाएगा सर। अगला फार्मूला है कि 10 mm² के नॉमिनल कंडक्टर क्षेत्र के 1.1 kV XLP, इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन इंसुलेटर सिंगल कंडक्टर एल्युमिनियम केबल के लिए करंट रेटिंग कितना होता है? तो 10 mm² बहुत ज्यादा मोटा वायर होगा, तो इसके लिए करंट की रेटिंग सबसे ज्यादा मतलब 55 के आसपास दिया होगा। देखिए 55 एम्पियर दिया ही है, अब इससे कम ही दिया है और सबसे ज्यादा ही करंट होता है इसमें, तो 55 एम्पियर हम लोग ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ए ऑप्शन लगा देंगे 55 एम्पियर, क्योंकि मोटा वायर है, 10 mm² वायर। अगला क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर में रिले का कार्य क्या होता है? एक दिन यह क्वेश्चन आया भी था। जो सर्किट ब्रेकर होता है उसमें जो रिले होता है क्या करता है
कि कॉइल को ट्रिप करा देता है, जो रिले होता है कॉइल को ट्रिप करा देता है, सर्किट बंद हो जाती है, जिससे सर्किट ब्रेकर अप्लाई कर देता है, मतलब सर्किट ब्रेकर कार्य कर जाता है, चाहे फॉल्ट क्या होता है दूर हो जाता है। तो क्या होता है पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन क्या दिया है कि जब एक्चुएटिंग मात्रा एक निश्चित पूर्व निर्धारित मान तक पहुंचती है तो संपर्कों को बंद करता है, तो यही सही है। जो रिले होता है कॉइल को ट्रिप कराकर संपर्क को बंद करा देता है। कब यह काम होता है, तो जब एक निश्चित रेटिंग करंट से जब ज्यादा मान हो जाता है तब। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अभी के लिए इतना, थैंक यू, मिलते हैं आगे अगले वीडियो में।